अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम दोस्तों, कोरोना वायरस आज का मौजूद सुखन है। ग्लोबल मीडिया से लेकर प्राइवेट मीटिंग तक इसी का चर्चा है, इसी की बहस है, इसी का जिक्र है। इस बीमारी के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे पहलुओं को बताया जा रहा है। आज मैं आपके सामने एक इम्कानी बात रख रहा हूँ, चंद हक़ाइक़ या इशारात की बुनियाद पर। जाहिर बात है जो मैं कह रहा हूँ वो क़तई और यकीनी बात नहीं होगी, लेकिन एक इम्कानी पहलू है जिसकी तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए और हम लोगों को भी उसके बारे में वाकिफ़ होना चाहिए। मैं पहले जो कहना चाहता हूँ उसका दावा पेश करूँ कि एक इम्कानी बात है, चाइना की तरफ से जो ये वायरस फैला है पूरी दुनिया के अंदर, वो एक हथियार है जिस हथियार को यूरोप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में दो बड़े ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक कम्युनिस्ट का है जिसमें रशिया है, जापान है और चाइना है। दूसरा ब्लॉक है जो कैपिटलिज्म का है, जिसका लीडर अमेरिका है और यूरोप के अक्सर ममालिक हैं। इन दोनों के दरमियान खींचातानी, चपकलिश और इक़्तिसादी माशी दौड़ चलती रहती है। आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ज़ुबानी जंगें और किसी हद तक ज़मीनी जंगें भी हुई हैं। 1981 में एक बहुत बड़ा नावल निगार है जिसका नाम डीन कोन्स है। उसने एक किताब लिखी थी द आइज़ ऑफ डार्कनेस, बहुत मशहूर नावल है। उसके अंदर उसने वुहान 400 के नाम से एक उन्वान दिया था और एक बायोलॉजिकल वेपन का जिक्र किया था, जिसमें उसने कहा था कि एक वायरस को तैयार किया जा रहा है जो 2020 में ज़ाहिर होगा और ग्लोबल बनेगा, पूरी दुनिया में वो फैलेगा। उसके असरात लंग्स पर होंगे, इंसान के निज़ाम तनफ़ुस पर उसके असर होगा और वो बीमारी फैलेगी और पूरी दुनिया में जाएगी। ये एक इत्तिफाकी बात हो सकती है, लेकिन इतनी तहकीक के साथ और इतने सही तखमीने के साथ बात कहना सिर्फ हवाई बात कम लगती है। कुछ इशारे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, एक कतई और यकीनी बात नहीं है, ये इम्कानी बात है। सबसे पहले जिस डॉक्टर ने इस बीमारी को पहचाना या इस बीमारी के बारे में बात की, चाइना के वुहान शहर के बड़े डॉक्टर ली वैन लियांग ने, जो यंग डॉक्टर थे, उन्होंने इस बीमारी का इंकिशाफ किया, डिस्कवर किया। एक पेशेंट पे उन्होंने रिसर्च किया तो उनका कहना यह था कि ये सार्स जो पुराना एक वायरस चल रहा था वो वायरस नहीं है, बल्कि उससे हटकर कुछ अलग वायरस है। और फिर वो कोरोना वायरस हुआ, नोवल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो पुराना वायरस है, लेकिन ये नया कोरोना वायरस है। नोवल का मतलब नया होता है, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा गया, कोरोना वायरस डिजीज 2019। लेकिन इस डॉक्टर के इस इंकिशाफ के बाद फौरन उसको जेल में डाल दिया गया, उसको अरेस्ट किया गया और ये स्टेट के खिलाफ उसकी बगावत तस्वुर किया गया, यहाँ तक कि वो इस कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ और जेल में ही उसकी मौत हुई। फौरन इसको पकड़ना और इस बीमारी के इंकिशाफ को स्टेट के खिलाफ तस्वुर करना और उसको जेल में डाल देना यहाँ तक कि उसकी मौत हो जाए, एक शुबा पैदा करता है। फिर चाइना ने जिस तरह से इसको हैंडल किया है और इस बीमारी को फेस किया है, यहाँ तक कि इस पर काबू पाया है, वो हैरान कुन बात है। यकीनन उसकी टेक्नोलॉजी, उसके वसाइल बहुत आगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये प्लानिंग के बगैर आसान नहीं लगता है। और वहाँ का जो सदर है चाइना का, उसने जो बात कही थी कि हम दुश्मनों पर गालिब आ जाएंगे, ये भी कुछ कहती है।
फिर 10 दिन के अंदर 1000 बेड के हॉस्पिटल्स का तैयार करना, 2 हॉस्पिटल का 1000 बेड्स के तैयार कर लेना 10 दिन के अंदर, बड़ी हैरान कुन बात है। यकीनन उनके वसाइल हैं, उनके पास इम्कानात हैं, लेकिन प्री प्लान इसको किया जा सकता है, बगैर उसके करना मुश्किल लगता है। एक और बात है, ये वायरस सबसे ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में फैला है। वहाँ पे उसने जो तबाही मचाई है उसका मशरिक में तसव्वुर नहीं है। यहाँ तक कि रशिया के अंदर भी वो वायरस इस तरह नहीं फैला जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फैला है, जबकि रशिया चाइना से जुड़ा हुआ है, बहुत मुंसलिक है, कम्युनिस्ट ब्लॉक होने की वजह से उसका एक साझी भी है, आपस में बहुत ताल्लुकात भी हैं, आमद व रफ्त भी है, जापान का भी उससे बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन वहाँ पे नहीं, ये वहाँ पे उस तरह नहीं फैला जिस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ में और अमेरिका में फैला है। हमने अभी का जो सर्वे देखा है उसके मुताबिक रशिया के अंदर अब तक सिर्फ 3 अमवात हुई हैं और 1000 के करीब लोग मुतासिर हुए हैं। यूरोप के अंदर तो एक तबाही का तूफान आया है जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता है मशरिकी मुल्कों में। हालांकि यूरोप के मुल्क बड़े तरक्की याफ्ता हैं, एडवांस हैं, मेडिकली बहुत तैयार शुदा हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो तबाही और हौलनाक अंजाम हुआ है उसका तसव्वुर करना मुश्किल है। फिर उसके बाद आप इस बात पर भी गौर करिए कि दुनिया की इकोनॉमी एकदम ज़मीन पर गिरी इस तूफ़ान के यूरोप और अमेरिका में पहुंचने के बाद। जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल डाउन हुआ। फिर उसके बाद यूरोप के शेयर मार्केट के डाउन होने के बाद चाइना ने उन शेयर्स को ख़रीदा और उसके बाद वो उठना शुरू हुए। ये भी इशारा करता है कि इसके अंदर कुछ खेल था। फिर अमेरिका इसको काबू करने में नाकाम सा नज़र आया, यहाँ तक कि उनको चाइना से हेल्प लेने की नौबत आई यूरोपियन कंट्रीज़ को। जो चाइना है उसने ये तक कहा कि हमने इसकी दवा तैयार कर ली है। स्पेन ने, परसों की रिपोर्ट है, चाइना के साथ एक डील की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके अंदर वो 432 मिलियन यूरो देकर उनसे हेल्थ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 432 मिलियन यूरोस के ज़रिए से वो मेडिकल इक्विपमेंट उनसे ख़रीदने की बात कर रहे हैं और ये डील हो गई है। बैद नहीं है कि इटली को भी यही करना पड़े, और ये भी मुस्तबाद नहीं है कि अमेरिका को भी चाइना से घुटने टेक कर मेडिकल हेल्प लेनी पड़े। अंदाज़ा और तखमीना ये लगाया जा रहा है मुबस्सिरीन की तरफ से और माहिरीन की तरफ से, माशियात के जो स्पेशलिस्ट हैं, कि आज से 12-15 साल के बाद चाइना की इकनॉमी अमेरिका के ट्रिपल बढ़ जाएगी, अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर बात है अमेरिका के पास जो दुनिया में हुकूमत करने के वसाइल हैं वो अभी चाइना के पास नहीं है। साइबर का मामला हो, मीडिया का हथियार हो, और ग्लोबलाइजेशन के जो पिलर्स हैं उन पर उसका कब्ज़ा हो, और उसके साथ साथ फ़ौज का जो एक बड़ी ताकत है फ़ौज की वो उसके पास हो, वो अभी चाइना के पास नहीं है। और चाइना शायद उसमें उसका मुकाबला अभी जल्दी नहीं करता नज़र आता। लेकिन इकोनॉमिकली, माशी तौर पर चाइना अमेरिका से बहुत आगे है। जैसा कि मैंने कहा कि इस हथियार के बारे में, जो बायोलॉजिकल वेपन है, उसका तज़किरा एक शख्स ने 1981 में किया था, इस साल के साथ किया था जिस साल में ये निकला है। ये हैरान कुन बात है, जिससे इशारे मिलते हैं कि एक ख़तरनाक जंग है और एक माशी लड़ाई है जिसके अंदर बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर रखने वाले मुल्क
न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे मुल्कों के ख़िलाफ़, और दूसरी तरफ ये गैर नज़र आने वाले हथियार हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन मुल्कों के ख़िलाफ़ किया जाता है। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अगर आप देखें कि जिन मुल्कों में ये वायरस फैला है वो ज़्यादातर कम्युनिस्ट ब्लॉक से हट कर हैं, क्योंकि आप एक और बात देखिए कि चाइना से जुड़ा हुआ बिल्कुल जनूबी कोरिया है जो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, चाइना के ख़िलाफ़ है। वहाँ पे बीमारी तेज़ी के साथ फैली है, लेकिन जापान में उस तरह नहीं फैली है, रशिया में उस तरह नहीं फैली है। हालांकि ये सब भी उससे जुड़े हैं और रशिया कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन वहाँ पे इस तरह ये नहीं फैला है। बहरहाल ये कुछ बातें हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो इस इम्कान को ज़ाहिर करती हैं कि एक इक़्तिसादी ख़तरनाक बायोलॉजिकल वेपन के इस्तेमाल की लड़ाई है। इन सब बातों के कहने का मकसद ये नहीं है कि इस ख़तरनाक वबाई बीमारी को अल्लाह के उस अजीम फ़ैसले से हटा कर देखा जाए तो जो अल्लाह बीमारियों की शक्ल में लोगों की पकड़ और अजाब और ताउन की शक्ल में लोगों की गिरफ्त करता है। कोई भी असलहा इस्तेमाल किया जाए, कोई मुल्क दूसरे मुल्क से जंग करे, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है और उसके जो असरात पड़ते हैं वो सब अल्लाह की कुदरत को मुसख्खर करके किया जाता है, और उसके नतीजे में मुस्बत या मनफी जो असरात पड़ते हैं वो अल्लाह की उस वदियत करदा ताकत की वजह से होते हैं जो अल्लाह उन चीज़ों के अंदर रखता है। बहरहाल ये वक्त इनाबत का है, तौबा का है, तवज्जो का है, अल्लाह की तरफ रुजू का है, इंसानियत को दोबारा से पैदा करने का है, क्योंकि ये पहलू भी सोचने का और गौर करने का है कि इसके अंदर न अमीर का फ़र्क है, न गरीब का फ़र्क है, इसके अंदर न मुसलमान का फ़र्क है, न गैर मुस्लिम का फ़र्क है। जब बीमारी और वबा आती है तो सबको अपने अंदर सुमो लेती है। इसलिए इंसानियत के दर्स को सामने रखते हुए, रहमदिली और हमदर्दी के ख़याल को सामने रखते हुए लोगों के दरमियान अच्छी तरह खिदमत और ख़िदमत खल्क़ के फ़रीज़े को अंजाम देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो, इस मुश्किल वक्त से हम सबको कामयाबी के साथ, सुरखरुई के साथ, ईमान और अमल सालेह के साथ, इंसानियत की खिदमत के साथ आगे निकाले और हम सब से राज़ी हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।